तो कैसे हैं आप सभी? बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग हिंदी का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। जो हिंदी में पढ़ चुके हैं, काव्य खंड से पढ़ चुके हैं, जो भी पढ़े हैं काव्य खंड से पढ़ चुके हैं, स्वदेशी पढ़ चुके हैं, जनतंत्र का जन्म पढ़ चुके हैं, भारत माता ग्रामवासिनी पढ़ चुके हैं और एक लौट के आऊँगा फिर, इतना कविता हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोग कोशिश करेंगे इन चारों चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, व्याख्या, जो भी होगा सभी को कवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए आज हम लोग जो आए हैं प्रश्न के साथ आए हैं, जिसको हम लोग डील करेंगे और समझने के साथ साथ क्वेश्चन को आगे लेके चलेंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। आज का जो क्वेश्चन है हमारा, ये स्वदेशी से है। क्या चीज से है? स्वदेशी से है। देखिए, एक बात हम आपको ये भी बता रहे हैं, हम लोग जिसमें क्वेश्चन को डील करने वाले हैं, बस वही प्रश्न को डील करने वाले हैं जो पूछा जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, जो पूछा जाएगा चैप्टर से, चाहे अगर 4 प्रश्न है तो 2 ही पूछा जाएगा, तो हम 2 को ही कवर किए हैं, 4 को नहीं किए हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि हमारा एग्जाम जो है बहुत करीब बच गया है। आप जान रहे हैं ना कि एग्जाम बहुत करीब आ गया है, तो क्यों नहीं हम लोग वैसे प्रश्न को सिर्फ पढ़े, वैसे प्रश्न को डील करें जो सिर्फ एग्जाम के दृष्टि से पूछे जाए, बस वैसे प्रश्न। आइए हम लोग देखते हैं। तो आज का प्रश्न जो है ये स्वदेशी से है। किससे है? स्वदेशी से है। सर, स्वदेशी क्या होते हैं? स्वदेशी होते हैं अपने देश का। क्या होते हैं? अपने देश का होते हैं। ये गोधूली हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, गोधूली भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं काव्य खंड से। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न पहला क्या कहता है कि कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती? कवि कहना चाहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से, इस क्वेश्चन के माध्यम से, कि कवि के अनुसार कवि को भारत में क्यों नहीं भारतीयता दिखाई दे रही है। मतलब कवि कहना ये चाहते हैं कि भारत में जो लोग रहा करते हैं उसकी स्थिति किस तरह से हो गई है जो दिखाई नहीं पड़ रही है उस टाइप की। तो आइए हम लोग देखते हैं, कवि को भारत में भारतीयता दिखाई क्यों नहीं पड़ती है। तो आंसर है क्योंकि, समझिए, क्योंकि भारत में अंग्रेजों के आने के बाद यहाँ के लोग, समझिए, यहाँ के लोग अपनी सभ्यता संस्कृति क्या होते हैं? सर, सभ्यता सांस्कृतिक होते हैं जो हमारा रीति रिवाज है, व्यवहार है, वो क्या हो गए हैं। तो समझिए, जब अंग्रेज आया, जब हमारे देश में अंग्रेज आने के बाद यहाँ के जो लोग थे, जो भारत के नागरिक थे, वो अपनी सभ्यता सांस्कृतिक रीति रिवाज, देखिए रीति रिवाज, पहनवा ओढ़ावा, घर, गाड़ी, भाषा, बोली, सभी प्रकार का व्यवहार, चाहे किसी भी प्रकार का व्यवहार हो, बोली हो, भाषा हो, या फिर लिखावट हो, या पहनावा हो, ओढ़ावा हो, घर हो, किसी भी प्रकार का व्यवहार हो, अंग्रेजों के अपना लिए। किसके अपना लिए? तो अंग्रेजों के अपना लिए, अपने व्यवहार को छोड़ दिए। अपने व्यवहार जैसे रीति रिवाज हुआ, गाड़ी घोड़ा, बोली, रीति रिवाज, पहनवा ओढ़ावा, ये सब क्या कर दिए? सर, इसका बहिष्कार कर दिए। क्या कर दिए? बहिष्कार कर दिए, इसको त्याग दिए। जो बोली, जो भाषा, जो पहनवा ओढ़ावा, जो गाड़ी, ये सभी भारत के जैसा था, भारत में जिस तरह से था, वो क्या हुआ? उनको त्याग दिए। भारत के नागरिक, भारत के लोग उनको त्याग दिए। अंग्रेज के आने के बाद उसका बहिष्कार कर दिए। एवं समझिए, एवं बाजार, नगर, सब जगह, चाहे बाजार हो भारत के, चाहे नगर हो, ये बाजार हो, ये कस्बा हो, सब जगह अंग्रेजों के सामान दिखाई पड़ने लगे। अंग्रेजों के जो सामान थे, जो इंग्लैंड से वो सामान लेके आते थे, अब भारत के हर एक बाजार में, भारत के हर जगह, हर गली मोहल्ला में अब अंग्रेजों का सामान दिखाई पड़ने लगा। लोग, देखिए, लोग एक दूसरे को देखकर पहचान नहीं सकते हैं। लोग एक दूसरे को देखकर, भारत के ही लोगों को देखकर पहचान नहीं सकते हैं, और आपस में वो जो बात करते हैं, अंग्रेजी में बात करते हैं। सर, ये क्यों आप बोल रहे हैं कि अंग्रेजी? क्या अंग्रेजी पहले नहीं बोली जाती थी? नहीं, ये जो भाषा अंग्रेजी है, ये अंग्रेजी भाषा इंग्लैंड की है। ठीक है, भारत क्या है? भारत में हिंदी बोली जाती है, हमारा राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो हिंदी बोली जाती थी। लेकिन जब अंग्रेज आया, तो अंग्रेज के आने के बाद जो यहाँ के लोग थे, उनके रंग में ढल गए, भाषाएं अंग्रेजी बोलने लगे, भाषाएं भी अंग्रेजी बोलने लगे। जो नेताओं लोग को अपने शरीर का ढीली ढाली वस्त्र नहीं संभल रहे हैं, जो नेता लोग को
जो देश के नेता है वैसे नेता की बात यहाँ पे किया जा रहा है, जो नेता ढीली ढाली वस्त्र अपने शरीर का जो कपड़ा है वो उनसे संभल नहीं रहे हैं, वो उससे संभल नहीं रहे हैं, वो अपना देश चलाने की बात करते हैं, वो नेता अपना देश चलाने की बात करते हैं। और यहाँ के जो लोग हैं, जो भारत के नागरिक हैं, जो भारत के लोग हैं, इससे क्या कर बैठे हैं, उम्मीद लगा बैठे हैं। इसीलिए कभी को भारत में भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती, इसीलिए भारत में कभी को भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती। क्या हम लोग इसको समझ गए? सर बिल्कुल समझ गए। देखिए, क्वेश्चन को समझिए और खुद से कोशिश कीजिए बना के लिखने का। अपने से लिखिएगा तो और बेहतरीन लगेगा आपको, ठीक है। अब हम लोग एक प्रश्न को तो समझ गए, अब दूसरा प्रश्न पे हम लोग जाते हैं। सर दूसरा प्रश्न क्या है? ये जितना भी हम आपको बता रहे हैं फिर से सुनिए, ये सभी क्वेश्चन पूछने के ज्यादा चांस है, इसीलिए आप इसको एक बार दो बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। कभी नगर बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करता है, वो क्या टिप्पणी करता है, वो क्या शिकायत करता है, वो क्या शिकायत करता है, कभी क्या कहते हैं, देख लीजिए, कभी क्या कहना चाहते हैं, कभी नगर के बारे में, बाजार के बारे में, और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था सर क्या होते हैं? सर अर्थव्यवस्था होते हैं अलग अलग प्रकार से जो लोग काम करते हैं और उस सभी को एक जगह जब रखा जाता है तो उसी को हम लोग करते हैं अर्थव्यवस्था। सभी को अगर एक जगह जोड़ दिया जाता है, एक मेल में रखा जाता है तो उसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो कभी कहते हैं कि नगर बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करते हैं, क्या वो बताते हैं, क्या वो शिकायत करते हैं। तो देखिए उत्तर देखिएगा, कभी नगर बाजार के बारे में कहते हैं, कभी नगर बाजार के बारे में कहते हैं कि हर एक जगह देख लीजिए, हर एक जगह अंग्रेजी सामान से भरा पड़ा दिखाई पड़ रहा है। हर एक जगह क्या हो रहा है? अंग्रेजी सामान से भरा पड़ा दिखाई पड़ता है। देख लीजिए, पड़ता है, अपने सामान का बहिष्कार कर रहे हैं, अपने सामान का बहिष्कार कर रहे हैं। जो सामान भारत में बनाई जाती थी उनका बहिष्कार कर रहे हैं, उनका त्याग कर रहे हैं, जिसके चलते यहाँ के गरीब लोगों का, जो गरीब लोग थे भारत का, उसका जीवन न दयनीय हो गया। क्या हो गया? दयनीय हो गया। झूठ बोलकर, जो लोग झूठ बोलकर गरीब को कोई भी काम करवाने को लाचार कर देते थे, झूठ बोल कर लाचार कर देते थे, बेबस कर देते थे। क्योंकि सर क्यों कर देते थे, लाचार कर देते थे, बेबस कर देते थे? क्योंकि जो गरीब लोग मिट्टी से बनाए पदार्थ को बेचकर गुजारा क्या करते थे, जो लोग मिट्टी से बनाए बर्तन को बेचकर गुजारा करते थे, अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, वो सामान का बहिष्कार कर दिया। क्योंकि जो मिट्टी से सामान बनाया जाता था तो जो पैसे वाले लोग थे तो क्या हुए, जब अंग्रेजों का सामान आना शुरू हो गया तो कोई भी मिट्टी से बने बर्तन का इस्तेमाल नहीं करने लगा। अंग्रेज का सामान थोड़ा सुंदर हुआ करता था तो वहां से अंग्रेज अपना सामान को लाते थे। तो आप जान रहे कि अंग्रेज हमारे देश भारत में क्यों आए थे? मुख्य रूप से व्यापार करने के लिए आए थे। वो अपना सामान को अपना देश इंग्लैंड से लाए हमारे भारत में और कम दामों में, समझिएगा, कम दामों में बेचना शुरू किया। पहले लोभ दिया, वही तो करे, वो लोभ दिया। लेकिन जो सामान इंग्लैंड से आता था, जो गरीब लोग हुआ करते थे, वो खरीद नहीं खरीद पाते थे। अब ये बात बताइए, जो पैसे वाले लोग होते थे वो तो सामान खरीद लेते थे। अब जो लोग गरीब थे वो क्या सर करते? वो अपना मिट्टी का जो बर्तन घड़ा वगैरह बना के बेचते थे ना, उसका सामान का बहिष्कार करने लगे। अब कोई खरीदने ही नहीं लगा। बताइए, अगर आपका सामान नहीं खरीदेगा तो फिर आपका गुजारा कैसे होगा? तो जो गरीब लोग थे ना, उसका सामान का बहिष्कार करने लगे यहाँ के लोग, और अंग्रेजी सामान का इस्तेमाल करने लगे। जिसके चलते लोग भूख से मरने लगे। तो हम लोग जान गए अर्थव्यवस्था के बारे में। अगर आप इतना लिख दीजिएगा तो बस आपका फिनिश। 2 क्वेश्चन को हम लोग अभी तक हल किए हैं और कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर में बचे, उसको भी हल कर लेते हैं। चलिए अब आगे हम लोग प्रश्न 3 देखते हैं। देखिए, तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है। मतलब नेताओं के बारे में, ये जो नेता लोग हैं इनके बारे में कवि क्या कहना चाहते हैं, समझिए, कवि की क्या राय है, कवि की क्या इच्छा है। तो नेताओं के बारे में कवि यही कहते हैं, कवि की यही राय है, जो नेताओं से अपने शरीर ढीली ढाली, जो शरीर है उसका और ढीली ढाली कपड़ा नहीं संभल रहा है, वो नेता देश चलाने की बात करता है। और यहाँ के लोग जो है ना, भारत के लोग ऐसे नेताओं से उम्मीद लगा बैठे हैं कि वो
देश चलाएंगे। देखिए क्या है, प्रश्न को समझना है। नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है? नेताओं के बारे में कवि की यही राय है, जो नेताओं से अपने शरीर के ढीली ढाली कपड़े नहीं संभलते, वो देश चलाने की बात कर रहे हैं। वो क्या चलाने की बात करते हैं? देश चलाने की बात करते हैं। और लोग भारत के, जो यहाँ के लोग हैं भारत के, ऐसे नेताओं से उम्मीद लगा बैठे हैं कि वो देश चलाएंगे। उम्मीद है कि देश चलाएंगे। ठीक है, आगे प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, फोर्थ प्रश्न है कि कवि ने डफाली किसे कहा और क्यों कहा? दूसरा प्रश्न है क्यों कहा। एक क्वेश्चन है कि कवि ने डफाली किसे कहा, और दूसरा है इसी में दूसरा है कि क्यों। देखिए जब क्यों आ गया तो ये दूसरा प्रश्न यहाँ पे आ गया। ठीक है, जब भी दो क्वेश्चन को एक प्रश्न में देखा जाए तो आप याद रखिए वहाँ पे पैराग्राफ को चेंज कर देना है। ठीक है, देखिए अब इसका हम लोग उत्तर जानते हैं कि कवि ने डफाली किसे और क्यों कहा। कवि ने डफाली ऐसे लोगों को कहा है जो झूठ बोलकर, जो आदमी झूठ बोलता है, झूठ बोलकर दूसरों को झूठी बात में फंसाकर, क्या करके फंसाकर, झूठी बातों में फंसाकर अपने कामों को करवाने में लगे हैं। वो अपना काम को करवाने में लगे हैं। ठीक है, इस जगह से क्या है कि पैराग्राफ हम लोग चेंज कर रहे हैं। ठीक है, एक प्रश्न का हल यहाँ तक में खत्म हो गया। पैराग्राफ को चेंज किए हैं, आपको बताए भी हैं पैराग्राफ चेंज करने के लिए। ठीक है, प्रश्न जैसे ही फर्स्ट प्रश्न खत्म हो गया, उसके जस्ट नीचे से थोड़े से पीछे करेंगे और दूसरा प्रश्न ये जो क्यों है दिया हुआ, इसका हल करेंगे। तो देखिए करते हैं। क्योंकि ऐसे लोग चारों वर्गों में श्रेष्ठ होना चाहते हैं। ऐसे लोग जो हैं चारों वर्गों में, चारों वर्ग क्या होते हैं सर? चारों वर्ग होते हैं, नहीं समझे, चारों वर्ग जैसे कहते हैं हम लोग जाति न कहते हैं, शूद्र हुआ, ब्राह्मण हुआ, ये सब 3-4 गो पाए जाते हैं। चारों वर्ग तो चाहते हैं कि चारों वर्गों में हम श्रेष्ठ हो जाए, मतलब हम बलवान हो जाए, हम बड़े हो जाए, वो चाहते हैं। ठीक है, ऐसे लोग, जो लोग डफारी बनना चाहते हैं। ठीक है, डफारी किसको कहा गया है? डफारी देखो, इसको आप चाहते हैं कि थोड़ा बड़ा करके लिखेंगे, आप कर भी सकते हैं। इसमें सर आप क्या जोड़ सकते हैं? देखिए, कवि ने डफारी ऐसे लोगों को कहा जो झूठ बोलकर दूसरों को झूठी बात में फंसाकर अपने कामों को करने में लगे हैं। जिस प्रकार से आप इसमें जोड़ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि जिस प्रकार से मदारी डफ बजाकर लोगों को खुश कर देता है। डफ बजाकर मतलब डमरू बजाकर, यहाँ आप जोड़ सकते हैं कि जिस प्रकार से मदारी बंदरों को नचाकर, नौच दिखाकर डमरू के साथ लोगों को खुश कर देते हैं, उसी प्रकार से ऐसे लोग चारों वर्गों में श्रेष्ठ होना चाहते हैं। क्योंकि ऐसे लोग चारों वर्गों में श्रेष्ठ होना चाहते हैं। समझ गए ना? बिल्कुल आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे एक प्रश्न और है। यह प्रश्न है कि कविता, जो कविता है ना, करा कविता जो शीर्षक है, इसका सार्थकता क्या है? सार्थ्यता इसको क्या है? इसको कह रहा है कि हल कीजिए, इसको स्पष्ट कीजिए, सार्थ्यता स्पष्ट कीजिए। कविता की क्या है सार्थकता? स्पष्ट कीजिए। देखिए क्या होते हैं ये प्रश्न जो हम आपको बता रहे हैं, 5 नंबर में इसको हम लिख दिए हैं, लेकिन ये जो है 1 नंबर का प्रश्न है। फर्स्ट में जो है आपके प्रश्न में, ये फर्स्ट नंबर में यही दिया गया है कि कविता के शीर्षक को सार्थकता स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यही दिया गया है। तो ये हम बाद में क्यों लिखे, समझिए। जो पहले था वो तो हम आपको बता दिए। ये कविता के सार्थकता जो है हर एक चैप्टर में दिया हुआ रहता है, तो आपको हर एक चैप्टर का ये अपने से बनाना है। सर इसमें क्या लिखना पड़ता है? तो हम लोग लास्ट में हम लोग इसका एक प्रश्न हल करेंगे, जो आप बिल्कुल समझ जाइएगा। कविता का सार्थकता कैसे स्पष्ट करते हैं वो हम आपको बता देंगे। तो उसके बाद है व्याख्या करने के लिए। आपका प्रश्न एक और है कि व्याख्या करने के लिए व्याख्या दिया गया है। सर व्याख्या क्या होते हैं समझिए। व्याख्या होते हैं जो स्पष्ट रूप से निराकरण अवाकरण करके लिख दिया जाए। मतलब व्याख्या का कहने का मतलब है, समझिएगा, व्याख्या करने का क्या अर्थ है। व्याख्या का अर्थ होता है कि पूरे ढांचा के साथ उनका अर्थ पूरा प्रकट कर देना, किसी के सामने रख देना, लिख देना, इसी को कहते हैं व्याख्या। तो व्याख्या करने में 2 पंक्ति दिया गया है। आपके चैप्टर में 2 पंक्ति दिया गया है कि मनोज भारती देखी कोई सकत नहीं पहचान, अंग्रेजी रुचि गिरी सकल वस्तु देश विपरीत। तो कैसे व्याख्या करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। आप नीचे कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति लिखना है। प्रस्तुत पंक्ति गोधूली भाग 2 काव्य खंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? ये पंक्ति आप जान रहे हैं कि ये गोधूली भाग 2, आपके जो किताब है गोधूली भाग 2, आप जान रहे हैं कि आपका किताब है गोधूली भाग 2 और काव्य खंड से लिया गया है। ये जो पंक्ति है ये पंक्ति स्वदेशी के है।
नहीं है, ये स्वदेशी के हैं। तो स्वदेशी क्या काव्यखंड में ही आते हैं। तो आप इस जगह कुछ और भी सेट कर सकते हैं। क्या सेट कीजिएगा, सुनिए। आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति, देख लीजिए बोर्ड को ध्यान से देखिए। आप यहाँ लिख सकते हैं प्रस्तुत पंक्ति गोधूली भाग 2 स्वदेशी पाठ से लिया गया है। आप काव्यखंड के जगह ये लिख सकते हैं कि स्वदेशी पाठ से लिया गया है। इनके लेखक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। इनका जन्म 1855 ईस्वी में कहाँ पे, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु 1922 ईस्वी में हुए थे। वो क्या थे, वो अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। वो अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। उन्होंने 1874 ईस्वी में रसिक समाज की स्थापना मिर्जापुर में किए। ठीक है, यहाँ तक क्या है कि यहाँ तक हमारा कवि परिचय खत्म हो गया। ठीक है, इसमें क्या लिखते हैं सर? सर यही लिखते हैं व्याख्या करने में कि जो पंक्ति दिया हुआ रहता है, समझिए, जो पंक्ति दिया हुआ रहता है, ये पंक्ति जो पंक्ति दिया गया है व्याख्या करने में, वो पंक्ति किस चैप्टर से लिया गया है, किस किताब से लिया गया है, और लेखक कौन है, ये जो पंक्ति लिखा हुआ है उनके लेखक कौन है, लेखक की मृत्यु, जन्म, वो क्या किए हैं, वो सबको लिख डालना है। उनके बाद क्या करते हैं सर, लेखक परिचय जहाँ पे हमारा खत्म हुआ, देख लीजिए लेखक परिचय हमारा यहाँ पे खत्म हुआ। लेखक परिचय लिखने के बाद हम लोग जो पंक्ति दिया गया है, देख लीजिए आपके जो पंक्ति दिया गया है, इस पंक्ति को स्पष्ट रूप से इसका अर्थ लिख देते हैं, व्याख्या खत्म हो जाता है। तो देखिए कैसे लिखना है इसका अर्थ। जैसे ही आपका लेखक परिचय खत्म हो गया, उसके जस्ट नीचे से पैराग्राफ को चेंज करना है। ये देखिए, ये पैराग्राफ पूरी तरह से हम खाली कर दिए हैं, पैराग्राफ चेंज कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे करके लिखेंगे कि भारत के लोग, इसका अर्थ सर लिख रहे हैं, समझिएगा, भारत के लोग अपने देश के लोगों को देखकर, अपना ही देश के लोगों को देखकर पहचान नहीं सकते हैं, पहचान नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोग, भारत के जो लोग थे, देखिए हर समय भारत लिखेंगे, अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम लोग लिख दे कि यहाँ के लोग, देख लीजिए, यहाँ के लोग अंग्रेजी बोलना, लिखना, घर, वस्तु सब अंग्रेजी जैसा बना लिए थे। क्या कर लिए थे, सारे अंग्रेजों के रंग में रंग गए थे। गाड़ी हुआ, घर हुआ, जो भी कुछ भी है, सारा अंग्रेजों के जैसा बना लिए थे। जो क्या है सर, वस्तु देश विपरीत, जो देश के खिलाफ है, जो देश के खिलाफ है, बिल्कुल जो लिखे हैं एकदम इसको लिख लीजिए और सेम आप ऐसा ही लिख डालिए। ठीक है, देखिए एक बात और हम आपको बताते हैं, ये तो बात हम बोल दिए कि आप सेम लिख दीजिए, लेकिन एक और हम आपको बताना चाहते हैं जो इम्पोर्टेंट आपके लिए होगा। अगर आप अपने से सर बना के लिखते हैं, उसमें नंबर ज्यादा उठाने का चांस रहता है। एग्जामिनर आपके लिखावट को देखकर वो पहचान जाएंगे कि आप टीचर के लिखाए हुए बातों को लिखे हैं या खुद से बना के लिखे। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में जितने भी सब्जेक्टिव थे, लॉन्ग शॉर्ट जो भी थे, सारे हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरा चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, देखिए इसमें जो भी प्रश्न पूछे जाने के लायक था, जो पूछे जा सकते थे, बस उस प्रश्न को ही हम लोग हल करे हैं। ठीक है, अभी भी एक और चीज हम आपको बता देते हैं, ये जो हम आपको बता रहे हैं सार्थकता वाला, सार्थयता वाला, इसको आपको याद रखना है, खुद से बनाना है। ठीक है, तो हम लोग अब जाके भारत माता के क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। भारत माता के जो चैप्टर है ना, अब इनके प्रश्न को हल कर लेते हैं। देखिए ये आपके किताब जो है गोधूली भाग 2 काव्यखंड से है चैप्टर। ठीक है, ये आपके जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर आपके भारत माता चैप्टर हैं, और इसमें हम लोग जो क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, समझिएगा, जो क्वेश्चन को डील कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के ओर से जो संभावना है पूछे जाने की, बस वही प्रश्न को हल कर रहे हैं। आप क्वेश्चन सर को देख लीजिएगा, एक बार क्वेश्चन निकाल के देख लीजिएगा। तो आइए हम लोग हल करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत करता है। तो ध्यान दीजिएगा, आप जब कविता आप पढ़े होंगे ना, तो प्रथम अनुच्छेद जो कविता दिया गया है, फर्स्ट पैराग्राफ में पहला जो पैराग्राफ है, उसमें कवि भारत माता के बारे में क्या बताते हैं, क्या कहते हैं, तो वही लिखना है। तो कविता जो दिया गया है उसका प्रथम अनुच्छेद पहला पैराग्राफ में क्या दिया गया है, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको समझ में बिल्कुल आएगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो हम बता दें कि आप चले जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे जाके पढ़िए, फिर क्वेश्चन आंसर के पास आ जाइए। ठीक है,
कहा कि अब हम लोग क्वेश्चन आंसर डील करते हैं। कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का दयनीय स्थिति प्रस्तुत करता है। दयनीय स्थिति मतलब क्या होती है? दयनीय स्थिति बहुत ही मतलब दुख भरी कहानी प्रस्तुत करते हैं। कवि कहते हैं, समझिए, कवि कहते हैं कि भारत माता गांव में निवास करती है, भारत माता गांव में निवास करती है और भारत माता की आंचल मैल धूल से भरा पड़ा है। कहाँ से? मैल धूल से भरा पड़ा है। एवं जिस प्रकार से गंगा यमुना बह रही है, गंगा यमुना नदी बह रही है, उसी प्रकार से भारत माता गंगा यमुना के समान रो रही है। समझ गए ना? यही अर्थ दिया गया है फर्स्ट पैराग्राफ में, कविता के यही अर्थ दिया गया है। क्या? फिर से एक बार सर समझ लें। जी समझ लेते हैं। कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का दयनीय प्रस्तुत करते हैं, दयनीय स्थिति प्रस्तुत करते हैं। कवि कहते हैं कि भारत माता गांव में निवास करती है और भारत माता की आंचल, समझिएगा, भारत माता की आंचल मैल धूल से भरा पड़ा है। एवं जिस प्रकार से गंगा यमुना नदी बह रही है, उसी प्रकार से भारत माता गंगा यमुना के समान रो रही है। क्या कर रही है सर? रो रही है। अब दूसरा प्रश्न हम लोग देख देते हैं, ठीक है? दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? अपने ही घर में वो क्यों प्रवासिनी बनी बैठी है? देखिए, प्रवासिनी क्या होती है? मतलब भारत माता जो भारत माता है, ये भारत माता ये अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस कर रही है? वो क्यों घुटन महसूस कर रही है? उसे क्यों लग रहा है कि मुझे घुटन हो रही है? क्यों? तो समझिए, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी इसीलिए बनी बैठी है क्योंकि भारत माता के 30 करोड़ संतान जो है अंग्रेजों के चंगुल में फंसे हुए हैं। 30 करोड़ संतान। आप जान रहे हैं, जब भारत हमारा पूरी तरह से गुलाम हो चुका था तो उस समय 30 कोटि संतान था। भारत की जनसंख्या 30 करोड़ थी। कितनी थी? 30 करोड़ थी। तो वही कह रहा है कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी इसीलिए बनी हुई है क्योंकि भारत माता के 30 करोड़ संतान अंग्रेजों के चंगुल में फंसे हुए हैं और अपने गर्दन झुकाए आधे पेट भोजन करके पैरों के नीचे अंग्रेजों के हुकूमत पर जीवन यापन कर रहे हैं और आज अपने आंचल को अंग्रेजों के चलते मैलों से भरे पड़े हैं। उनके ही चलते उनकी जो आंचल है वो मैल से, क्या चीज से सर? मैल से भरे पड़े हैं। मंद बुद्धि के रूप में मौन बैठे हुए हैं, एकदम मंद बुद्धि के तरह मौन के तरह बैठे हुए हैं। एवं इनके चलते गंगा यमुना के समान और इनके चलते के मतलब सर, इनके चलते का मतलब अंग्रेजों के चलते गंगा यमुना के समान भारत माता रो रही है, जिसके चलते भारत माता मूर्ख और सब निर्धन बनी बैठी हुई है। क्योंकि वो एक तरह से क्या कर बैठे थे? हम लोगों को गुलाम बना बैठे थे। अंग्रेजों ने भारत के वासियों के ऊपर क्या कर बैठे थे? वो गुलाम बना बैठे थे। इसीलिए मूर्ख और सभ्य और शिक्षित नजर आते हैं। अंग्रेजों पढ़े लिखे हैं, फिर भी उनके सामने हम लोग मूर्ख, ऐसा प्रतीक हो रहा है कि हम लोग पूरे मूर्ख ही बैठे हुए हैं, एकदम मौन के तरह बैठे हुए हैं, गर्दन को झुकाए हुए हैं, जो कह रहे हैं उसी के इशारे पे चल रहे हैं। आधे पेट भोजन करने दे रहे, आधे पेट भोजन करके किसी तरह हम लोग रह रहे हैं। 30 करोड़ जो संतान पड़ी हुई है, 30 करोड़ जो जनसंख्या पड़ी हुई है अंग्रेजों के गुलाम में, उसके चंगुल में फंसे हुए, इसीलिए भारत माता प्रवासिनी बनी बैठी है। ठीक है, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं सर। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन क्या है? कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है? अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अब कविता में जो कवि हैं, कविता जो लिखे हैं, जो इस कविता को लिखे हैं जो कवि, अब वो कह रहे हैं कि भारतवासियों का, जो भारत के वासी हैं, जो भारत के नागरिक है, कैसा उसका जिक्र किया है, उसके बारे में कैसा जिक्र किए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कविता में कवि भारतवासियों के बारे में कहते हैं सर, क्या कहते हैं? कहते हैं कि यहाँ के लोग गंगा यमुना के समान, समझिएगा क्या करें, कविता में कवि भारतवासियों के बारे में कवि कहते हैं कि यहाँ के लोग गंगा यमुना के समान रो रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर? गंगा यमुना के समान रो रहे हैं एवं आधे पेट खाकर, आधे पेट भोजन करके किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। पैर के नीचे समय बिता रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? समय बिता रहे हैं और आधे शरीर कपड़ा पहन कर रह रहे हैं, अंग्रेजों के इशारे पर चल रहे हैं। कुहासा के समान दोनों पलकों में आंसू पड़े हुए हैं और यहाँ के लोग के ऊपर लग रहा है कि राहु सिर पर आके बैठ गया है। लोग यहाँ के मूर्ख और शिक्षित
निर्धन और सभ्य युगों युगों से गुलामी सह रहे हैं, युगों युगों से गुलामी सह रहे नहीं सह रहे हैं सर, युगों युगों से हम लोग गुलामी सहते आ रहे थे। तो सर आपको हम बता दें कि युगों युग क्या होते हैं। युगों युग होता है कि 12 वर्षों का युग होता था, ठीक है। 200 वर्ष तक गुलाम बना के रखे थे। आपको चैप्टर जब पढ़ाए थे सर, वहां पे अभी आपको हम बताए हैं कि अंग्रेज थे वो 200 वर्षों तक गुलाम बना बैठे थे। ये 12 वर्षों का युग होता है। हम आपको यहाँ पे क्या बताए कि युगों युगों से गुलामी सह रहे थे, युगों युग से 12 वर्षों का सर युग होता है। तो आप देख लीजिए, एकदम डिवाइड करके देख लीजिए कितना होती से 16 पॉइंट कुछ युगों से अंग्रेज जो है गुलामी कर रहे थे हमारे देश में। कितना दिन से सिर्फ सब गुलामी, 200 वर्ष तक ये तो अंग्रेज किए। उसके बाद राजतंत्र था, जहाँ पे राजा लोग भी राज करके हमारे देश में नहीं गए, तब गए वो लोग भी गए। तो गुलाम 200 वर्ष ही नहीं रहा, ज्यादा रहा। 200 वर्ष तक तो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज गुलाम किए थे, ठीक है। और राजा महाराजा वो लोग भी किए, तो बहुत साल तक किए। तो हम लोग 3 प्रश्न को हल कर चुके हैं और 2 प्रश्न बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 को समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए 4 क्या है, कह रहा है कि कवि भारत माता को गीता प्रकाशनी मानकर भी ज्ञान मूड क्यों कहता है। मतलब कहने का मतलब है कि भारत माता को गीता प्रकाशनी कौन सा गीता प्रकाशनी मानकर भी उसे मूर्ख क्यों कह रहा है, ज्ञानहीन क्यों कह रहा है। तो समझिए, कवि भारत माता को गीता प्रकाशनी मानकर भी इसीलिए ज्ञानहीन कर रही है, मूर्ख कह रही है कि क्योंकि गीता जैसी महान ग्रंथ, जो गीता है, गीता जैसी महान ग्रंथ भारत में छपा है, ठीक है। उसका जन्म कहाँ पे हुआ है, भारत में हुआ है। और ऐसे महान ज्ञान की किताब, जान रहे हैं आपकी ये जो किताब है गीता, बहुत ही महान पुस्तक है। और ऐसे महान ज्ञान की किताब रचने वाली भारत माता कौन, भारत माता हाथ बंधी गुलामी सह रही है, दोनों हाथ को बंधी हुई है। गंगा यमुनों के समान वह रो रही है, मिट्टी के प्रतिमा के समान बैठी है, अपने आंचल को धूल से भरी बैठी है। क्या करके बैठी है, अपनी आंचल को वो धूल से भरी बैठी है। अपने दोनों पलकों को, ये दोनों पलक में आंसू लिए फिर रही है। वर्षों से तप में बैठी हुई है, कई वर्षों से वो तप कर रही है, तपस्या में लगी हुई है कि किसी तरह हम इससे छुटकारा पा ले। इसीलिए कवि ने भारत माता को गीता प्रकाशनी मानकर भी ज्ञान मूर्ख कही है। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग अब समझते हैं। 4 समझ गए। देखिए 5 क्वेश्चन है कि कवि के दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल है। कवि कहना चाहते हैं कि भारत माता जो इतना दिनों से तप कर रही थी, तपस्या कर रही थी, वह सफल क्यों हुआ। क्योंकि समझिएगा, क्योंकि भारत माता युगों युग से, सर युगों युग क्या होते हैं आपको हम बताए थे कि 12 साल का युग होता है, 12 साल का युग होता है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं युग। तो क्योंकि भारत माता युगों युग से कष्ट सहते आ रही थी और अपने घरों में अपने आंचल को मैला बना बैठी थी, मैला से भरा पड़ा था, एवं किसी तरह गर्दन झुकाए आदि पेट भोजन करके किसी तरह जीवन यापन कर रही थी, एवं गंगा यमुनों के समान रो रही थी, मिट्टी के प्रतिमाओं के समान बैठी थी। क्या कर रही थी, बैठी थी। 30 करोड़ संतान को आदि शरीर कपड़ा पहनाकर कष्ट सह रही थी, ठीक है, सह रही थी। जिसके चलते प्रभु अपने संतान को अहिंसा रूपी दूध पिलाकर, जो प्रभु है, जो गॉड है, वो संतान के रूप में अहिंसा रूपी दूध पिलाकर अहिंसा के महान पुरुष महात्मा गांधी को भेजे और आजादी दिलाए। इसीलिए आज भारत माता का तप संयम सफल हुआ। क्या ये समझ गए। आपको हम बता दें कि ये बहुत VVI है, ठीक है, VVI है, ये भी VVI है, ठीक है। तो क्या समझ गए आप लोग। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। हम लोग अब कुछ बात कर लेते हैं। देखिए भारत माता चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछने के लायक थे वो हमने बता दिए, बस छोड़े क्या है। हम आपको बता दें कि एक क्वेश्चन छूटा हुआ है कि भारत माता का हास भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है। बस एक क्वेश्चन छूटा हुआ है, ये बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, ये हम आपको गारंटी देते, ये ना ही पूछा जाएगा तो नहीं पूछा जाएगा। बस जितना आपको हम बताए हैं उतना आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए,
और इसमें व्याख्या करने के लिए है। व्याख्या करने के लिए हम लोग एक चैप्टर में, मतलब एक वीडियो में कवर किए हैं, आप वहाँ जाके देख लीजिए। इस चैप्टर के भी व्याख्या को कवर किए हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन लगा के पढ़िए, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है। अब आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, हर एक वीडियो को देखिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो भी वीडियो मिलेगा सारे इम्पोर्टेंट मिलेंगे। खास करके हम बता दें, हम जितने भी क्वेश्चन आपको लाते हैं आपके लिए, सारे आपको इम्पोर्टेंट ही नज़र आएंगे। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उल्टाइए या फिर गेस्ट पेपर कोई भी उल्टा के देखिए, पूछा हुआ क्वेश्चन हर एक साल का है। ठीक है, जय हिंद।